हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीवित सर स्वागत करता हूं आपका एमएचवर्ड्स की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो को बनने में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। तो पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 7 प्रारंभ कर रखा था, जिसमें हमने परमाणुओं के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों की चर्चा कर ली थी। और अब हम वर्गीकरण के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम वर्गीकरण के साथ जो परमाणुओं के गुणधर्म संबंधित होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिससे हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसमें हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो जो है बने, लेकिन आप थोड़ा संयम रखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और हो सकता है शायद इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें संपूर्ण आधुनिक आवर्त सारणी को ट्रिक जो होती है उससे समझाया जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसी वीडियो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आगे जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम कुल मिलाकर हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण के बारे में, कि वर्गीकरण क्या होता है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया है। तो देखिए, आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, वर्गीकरण। तो देखिए, वर्गीकरण क्या होता है। जब वैज्ञानिकों ने विभिन्न परमाणुओं के बारे में जो है सिद्धांत दिए थे, परमाणु के बारे में मॉडल को समझाया था, तो उसके बाद उन वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रकृति में कई तत्व पाए जाते हैं या अनेक संख्या के रूप में जो है तत्व मिलते हैं। सन 1800 तक प्रकृति में 31 तत्व खोजे गए थे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा तो 1865 तक और अधिक तत्व जो है खोज लिए गए। लगभग जो है 65 तत्व खोज लिए गए थे 1865 तक। उसके बाद क्या हुआ कि अब तक जो है आईपीएसी की रिपोर्ट के अनुसार 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इन तत्वों में कुछ मानव निर्मित तत्व भी हैं। मानव निर्मित तत्व वो होते हैं जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हम उनकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति में जो है कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं या फिर परमाणु पाए जाते हैं। तो प्रकृति में अगर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो हम उनका अध्ययन एक ही बार में या फिर हम कहें कि कम समय में कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए वर्गीकरण जो है किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो तत्व हैं या परमाणु हैं उनको क्या किया जाता है, जो समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उनको एक साथ रखा जाता है और अलग गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उनको अन्य तत्वों से अलग रखा जाता है। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो तत्वों को रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो ये हमारे वर्गीकरण की परिभाषा हो जाएगी और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए आगे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, अभी हमने बात की कि प्रकृति में क्या होते हैं, कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं या बहुत अधिक तत्व पाए जाते हैं। तो उनका जो अध्ययन है वो क्या हो सके, तत्वों का अध्ययन सुगम, सरल और तर्कसंगत हो सके। तो अध्ययन को सुगम, सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए क्या किया जाता है, तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, होगा क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो ये तो हो गया क्या, हमारा पहला पॉइंट कि तत्वों का सुगम, सरल और तर्कसंगत जो अध्ययन है, अध्ययन को इजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कारण हो जाएगा। अब आगे देखिए, तत्वों से निर्मित होने वाले यौगिकों का आसानी से अध्ययन करने के लिए, आसानी से अध्ययन करने के लिए, तो देखिए हमने क्या कर लिया, तत्वों का अध्ययन तो सुगमता से कर लिया। फिर अगर मान लो कि उनसे और तत्व किस प्रकार से बनते हैं और किस किस प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी जो है हम क्या करते हैं, वर्गीकरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा देता हूं
हमारे पास क्या है कि हमारे जो आवर्त सारणी होती है उसकी पहली लाइन है, उसमें क्या होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तत्व आते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, जब वर्गीकरण करते हैं तो समान गुणधर्म वाले तत्व क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। देखिए अब जैसे अभी मान लो कि ये क्या करेगा, जब जल से अभिक्रिया करेगा, तो एक सिंपल से अभिक्रिया लेके चल रहे हैं, जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, LiOH और H2 हो सकता है ये बना दे, ऐसा मान लेते हैं हम कि ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है हो गई, यहाँ पर क्या बना, LiOH। तो देखिए, तो ये जो हमने वर्गीकरण कर दिया तो इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान है, तो होगा क्या, जिस प्रकार से पहला तत्व अभिक्रिया करेगा उसी प्रकार से हो सकता है कि अन्य तत्व भी क्या करें, अभिक्रिया करें। तो वर्गीकरण करने से हमारे क्या हो जाता है, जो फायदा हो जाता है कि हमने अगर एक तत्व की रासायनिक अभिक्रिया दे दी तो सभी तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जैसे मान लो कि ये क्या हो जाएगा, अगर सोडियम भी जल से अभिक्रिया करेगा तो ये भी क्या होगा, इसी प्रकार से ऐसे अभिक्रिया करेगा, और पोटेशियम भी जल से इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगा। तो हमको क्या होता है कि इन तत्वों के द्वारा बनने वाले नए यौगिकों का क्या हो जाता है कि अनुमान लग जाता है कि हो सकता है शायद ये इसी तरह का तत्व है, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी सेम हो। तो जो अन्य तत्व होते हैं, अन्य तत्व जो अन्य यौगिक जो निर्मित होते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं कि वो नया जो यौगिक है वो किस प्रकार का होगा। तो ये जो है फायदा हमको हो जाता है वर्गीकरण करने से। फिर इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो भावी यौगिकों, भावी यौगिक क्या हम कहें कि नए यौगिक जो खोजे जाएंगे, ठीक है, नए यौगिकों नहीं सॉरी तत्वों लिखते हैं हम, नए तत्वों जो अभी तक नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में खोजे जा सकते हैं, ठीक है। तो नए तत्वों का आसान अध्ययन, ठीक है, इससे भी क्या हो जाता है, ये भी पॉइंट समझिए आप कि कैसे होगा। जैसे देखिए अभी क्या हम मान लेते हैं कि कोई एक्स तत्व है जो अभी प्रकृति में खोजा नहीं गया है, ठीक है, उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद जो है हो सकता है कि वो एक्स तत्व खोजा जाए, किसी वैज्ञानिक द्वारा खोजा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो तत्व खोजा जाएगा हम क्या करेंगे, पुराने तत्वों से क्या करेंगे, उसका मिलान करके देखेंगे कि पुराने तत्वों से वो कौन कौन से गुणधर्मों में समान है और कौन कौन से गुणधर्म उसके भिन्न है। तो नए तत्व का अध्ययन करने में भी क्या होगा, पुराने तत्व का वर्गीकरण जो है सही साबित होता है, या फिर आसानी से जो है हम नए तत्वों का अध्ययन कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो हमारा जो है आज की पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई है, उसके 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं कि अध्ययन सुगम सरलता संगत बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, तत्वों से निर्मित होने वाले यौगिकों का आसान अध्ययन हम कर सकें इसके लिए भी वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद नए तत्वों का आसान अध्ययन जो फ्यूचर में खोजे जाएंगे, भविष्य में जो तत्व खोजे जाने वाले हैं उनका भी अध्ययन जो है हम आसानी से कर सके, इसके लिए भी क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अब हमारी अगली हेडिंग है विभिन्न वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने जो है वर्गीकरण में जो है योगदान दिया है। तो वर्गीकरण में जो पहला वैज्ञानिक है वो है डॉग रायनर। इन्होंने वर्गीकरण की नींव रखी, सबसे पहले वर्गीकरण जो किया तत्वों का वो इन्होंने ही प्रारंभ किया। तो देखिए डॉग रायनर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों के समूह लिए, 3-3 तत्व लिए और उनका क्या बना दिया, समूह बना दिया, 3-3 तत्वों का समूह बनाया, ठीक है। डॉग रायनर ने क्या किया, 3-3 तत्वों को क्या कर दिया, समूह बना दिया। और जब इन्होंने समूह बनाए तो क्या बताया कि पहले व तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत मध्यस्थ तत्व के परमाणु भार के समान या लगभग समान होता है, ये इन्होंने कथन दिया। और यहाँ पर जो इन्होंने 3-3 तत्व बनाए, 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे, उनको हम क्या बोल देते हैं, त्रिक भी
कह देते हैं, इनको त्रिक भी कह देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनको हम त्रिक कहते हैं। इस वजह से इनका जो सिद्धांत दिया गया था, वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया था, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, इस वजह से इनको क्या बोल देते हैं, डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत भी बोल देते हैं, वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद इनका कथन क्या था, इनका कथन क्या था, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत मध्य तत्व के परमाणु भार के समान या फिर क्या होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, ये इनका कथन था। ये आपसे पूछा जाएगा कि डोब्राइनर का जो सिद्धांत था उसका कथन लिखिए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, तो देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डोब्राइनर के द्वारा बनाया गया एक त्रिक है। ठीक है, तो देखिए इसका जो परमाणु भार है वो होता है कितना, 7, और इसका होता है कितना, 23, और इसका होता है कितना, 39। ठीक है, तो हमारे पास पहले तत्व का परमाणु भार कितना है, 7, इसका कितना है, 39, और इसका कितना है, 23। और कथन क्या आता है कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत। कहने का तात्पर्य हमको इसका पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 39 हो जाएंगे कितने, 46, और 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो इसका आंसर आ रहा है, कहने का तात्पर्य कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत है वो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार से क्या है, यहाँ पर पहले वाले त्रिक में क्या होता है, समान ही होता है। लेकिन इसके द्वारा जो दूसरा और तीसरा जो त्रिक दिया गया है उसमें क्या होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, और अन्य जो त्रिक हैं वो इन्होंने जो बनाए वो उन पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता, इसी वजह से इनके सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। तो एक बार और देख लीजिए, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो औसत है वो मध्य वाले जो तत्व है उसके परमाणु भार के लगभग समान होगा या फिर समान ही हो जाएगा। यही क्या था, डोबेनायन का सिद्धांत था। तो इन्होंने क्या किया, अब देखिए ये तो इनकी क्या हो गई, सिद्धांत की खूबियां हो गई। अब बात कर लेते हैं हम कमी की। तो देखिए इनकी पहली कमी क्या थी, पहली कमी यह थी कि इन्होंने केवल 3 ही त्रिक बनाए। इन्होंने क्या किया, केवल 3 ही त्रिक बनाए। तो केवल 3 त्रिक बनाए, तो इन्होंने कोई ज्यादा तत्वों को नहीं समझाया, केवल 3 ही त्रिक बनाए थे। ये एक त्रिक है, इसी तरह से 2 त्रिक और बनाए थे। एक जो है कैल्शियम के लिए था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और एक जो तीसरा जो त्रिक था वो किसके लिए था, क्लोरीन परिवार के लिए था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड, इनके लिए था। तो इस तरह से इन्होंने 3 त्रिक बनाए थे और 3 त्रिक समझाए थे। उसके बाद इनका जो त्रिक सिद्धांत था वो इतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल में देखा यहाँ तो क्या हो जाता है, फिक्स आ जाता है, लेकिन इसके बाद के जो 2 अन्य त्रिक हैं उसमें जो उसका हम इसी प्रकार से औसत निकालने का प्रयास करें तो वह लगभग बराबर आएगा, लेकिन तीसरे वाले में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा आ जाता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो सभी त्रिकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या था, डोब्राइनर का सिद्धांत था जो हमने देखा है। इसके बाद हम अगला सिद्धांत देखेंगे, न्यूलैंड-अस्टक का सिद्धांत। इसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब अगला सिद्धांत जो कि किसके द्वारा दिया गया है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है न्यूलैंड। ठीक है, तो ये जो अष्टक इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था हम उसको अष्टक नियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम इनका जो है, ये इन्होंने जैसे उसका कथन था त्रिक का, डोब्राइनर का त्रिक था उसका कथन था, वैसे इनका क्या कथन है। इनका कथन है कि कोई तत्व, तो इनका कथन क्या है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाता है तो तत्व अपने से ठीक आगे वाले, अपने से ठीक आगे वाले 8वें तत्व से गुणों में समानता
प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये इनका कथन था, बड़ा आसान कथन है। जब तत्वों को हम क्या कर देते हैं, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो तत्व, कोई भी जो तत्व होगा वो अपने से ठीक आगे वाले 8वें तत्व से रासायनिक गुणों में क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। तो ये इनका कथन हो गया। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, और इनका जो ये कथन था वो हमारे हिंदी के जो स्वर हैं, सारे गामा पा, सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां हम देखें तो क्या होता है, ये जो पहला तत्व है, वो पहला तत्व नहीं, सॉरी, पहला जो इसका स्वर है वो किससे समानता रख रहा है, 8वें समानता रख रहा है। इसी प्रकार से जब हम परमाणुओं को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो उनमें भी क्या होगा, जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व से अपने से ठीक आगे वाले 8वें तत्व से क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। तो हम इसका जो है इनके द्वारा जो सारणी बनाई गई थी उसको बनाते हैं और उससे एग्जाम्पल के द्वारा इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते। तो देखिए यह है अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा बनाई गई जो सारणी थी, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा कर जो सारणी बनाई गई थी वो है। अब इसमें हम इस उदाहरण को देखते हैं। देखिए जैसे सोडियम, यहाँ पर ये लिथियम है, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां तत्व कौन सा है, सोडियम है। तो ये जो पहला तत्व है क्या करेगा, 8वें तत्व अर्थात सोडियम से क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। वैसे हम यहां से देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो बेरिलियम है वो किससे समानता प्रदर्शित करेगा, मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर हम अगर इससे देखें तो ये इससे समानता प्रदर्शित करेगा, ये तत्व इससे समानता प्रदर्शित करेगा। तो ये जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर हम जो तत्व है उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा दें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है उनकी रिपीटेशन हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व से समानता रखेगा। हम इस सिद्धांत को ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई जो तत्व है वो अपने से ठीक पहले वाले 8वें तत्व से समानता रखता है, तो वहां पर भी यही चीज होगी। जैसे ये कैल्शियम है तो ये अपने से ठीक पहले वाले 8वें तत्व से समानता रखेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम से समानता रखेगा। तो इस सिद्धांत को कैसे कह लें, दोनों तरीके से ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा सा सिद्धांत दे दिया था, लेकिन फिर भी इनके सिद्धांत में कुछ कमियां थी, तो हम इनके सिद्धांत की कुछ कमियां भी देख लेते हैं और फिर उसके साथ ही हमारे जो है परमाणु के वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी कमियां। ये कमियों की क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए कमियों को ध्यान दे रहे हैं हम। देखिए इनका जो सिद्धांत था, इनकी सिद्धांत की पहली कमी ये थी कि यह केवल कहां तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, जो सिद्धांत था वो कहां तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये इनकी पहली कमी थी, इसके बाद वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने ये माना था कि प्रकृति में केवल कितने तत्व होते हैं, 56 तत्व ही होते हैं। इनका मानना ऐसा था कि मैंने जितने तत्व खोज लिए हैं उतने ही तत्व क्या होते हैं, प्रकृति में है, तो 56 तत्व ही प्रकृति में उपस्थित हैं। ये इनका मानना था। आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका मानना यह था कि प्रकृति में केवल कितने तत्व होते हैं, 56 तत्व ही होते हैं। यही क्या इन्होंने बताया था। ठीक है, और तीसरी कमी इनकी ये थी, इन्होंने नए तत्वों के लिए योजना नहीं बनाई। ठीक है भाई, जब इनका मानना यह था कि प्रकृति में आगे वाले जो तत्व हैं वो होते ही नहीं है, तो ये क्या मानेंगे कि तत्व जो है नहीं है, तो फिर ये अपनी जो सारणी है या जो इन्होंने जो श्रृंखला बनाई थी उस श्रृंखला में इन्होंने भावी जो तत्व खोजे जाएंगे या फिर आगे जो तत्व खोजे जाएंगे उनके लिए इन्होंने कोई भी योजना बनाई नहीं। तो इस तरीके से ये क्या है, इनकी एक कमी है। तो इस तरह से हमने किसका सिद्धांत देख लिया, डोब्राइनर का सिद्धांत देख लिया और साथ में अलेक्जेंडर न्यूलैंड का सिद्धांत भी देख लिया। अब जो है हमारे एक विशिष्ट सिद्धांत और जो बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट टॉपिक है, मैंडलिव की आवर्त सारणी, तो ये हम जो है आगे समझेंगे, इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए अब मैंडलिव की आवर्त सारणी। तो मैंडलिव जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, तत्वों को
परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाया। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया, जैसे कि न्यूलैंड स्टक ने जमाया था। ठीक है, तो जब इन्होंने परमाणुओं को या तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया तो क्या पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों में समानता होती। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे अपन। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाने पर एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों में समानता होती है। ठीक है, यहाँ पे निश्चित अंतराल पर रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो है क्या होते हैं, आवर्त प्रदर्शित करते हैं या रिपीटेशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन्होंने जो तत्वों को जमाया था वो किस आधार पर जमाया था, परमाणु भारों के या परमाणु जो भार द्रव्यमान होता है उसके आधार पर इन्होंने जमाया था। ये जो है एक मोस्ट क्वेश्चन की तरह जो है अपने काम आएगा। ठीक है, और इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, अपना एक जो है कथन दिया। वो कथन 1 नंबर में जो है पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का कथन बताइए, मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए। तो इन्होंने क्या बताया, यदि परमाणुओं को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट था या फिर ये जो कथन है ये बड़ा ही मोस्ट है, 1 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यदि परमाणुओं को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए, ये जो है इन्होंने इसकी मुख्य विशेषता थी कि मेंडलीव ने रासायनिक गुणों या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, परमाणु भार के ऊपर अधिक ध्यान दिया और उसी के आधार पर उन्होंने परमाणुओं का वर्गीकरण किया है। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि तत्वों को जमा दिया जाता है या यदि परमाणुओं को जमा दिया जाता है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आप यहां से भी लिख सकते हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये आवर्ती फलन से क्या तात्पर्य है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आवर्ती फलन क्या होता है। देखिए, आवर्ती फलन का मतलब होता है, आवर्त का मतलब होता है पुनरावर्ती, दौरान होना। ठीक है, और फलन का मतलब है गुणधर्म। तो इनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हो जाते हैं, स्वयं वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई। ये कथन आपको जो है ऐसे कैसे याद करना है ताकि 1 नंबर में जो पूछा जाए तो आप इसको लिख सकें। ठीक है, ये जो है इन्होंने जो बात बताई थी वो हो गया, और ये जो है क्वेश्चन में हमको लिखना है वो हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और इनकी सारणी की क्या विशेषताएं थी। तो विशेषताएं इनकी सारणी की देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेंडलीव भी एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया।
सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण सारणी के रूप में किया था वो मेंडलीव ने किया था। इसके बाद मोजले और उसके साथियों ने या फिर अभी तक जो वैज्ञानिक हैं वो आवर्त सारणी का उपयोग कर रहे हैं। वो एक तरह से हम कहें तो इन्हीं की ही देन है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है तत्वों का सारणीबद्ध रूपांतरण या वर्गीकरण किया, जो आज भी जो आधुनिक आवर्त सारणी की नींव के रूप में काम करती है। ठीक है, तो विशेषताएं देखते हैं हम। तो पहली विशेषताएं इन्होंने वर्ग और आवर्त बताया। इन्होंने क्या बताया? वर्ग और आवर्त के बारे में बताया। अब देखिए वर्ग क्या होते हैं। इन्होंने क्या किया, तत्वों को इस प्रकार से जमाया, जैसे मान लो कि बढ़ते क्रम में तत्वों के जो परमाणु भार है या परमाणुओं के परमाणु भार है, तो उसके आधार पर इन्होंने इस तरह से जमा दिया। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको जो है समझा देता हूं। जैसे मान लो किसी तत्व का परमाणु भार 1 है, तो उन्होंने 1 को यहां रख दिया, 2 को यहां रख दिया, 3 को यहां रख दिया, 4 को यहां रख दिया, 5 को यहां रख दिया, 6 को यहां रख दिया, 7 को यहां रख दिया, 8 को यहां रख दिया, 9 को यहां रख दिया और 10 को यहां रख दिया। ठीक है, इसी तरह से आगे के जो परमाणु थे उनको भी इस तरह से रख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर और भी तत्व होते तो आपको क्या दिखाई देगा कि एक तो इस तरह की पंक्ति बन रही है, ठीक है, और एक जो है हमारे इस तरह की पंक्ति बन रही है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब तत्वों को हम इस तरह से जमाते हैं तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हमको पंक्तियां देखने को मिलती है। तो ये जो आड़ी पंक्तियां होती हैं, इस तरह से जो ये आड़ी पंक्ति बनी है, इसको हम क्षैतिज पंक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियां बोलते हैं। ठीक है, या क्षैतिज स्तंभ भी बोल देते हैं, क्षैतिज स्तंभ बोल देते हैं, क्षैतिज पंक्तियां बोल देते हैं। ठीक है, तत्वों की क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज स्तंभ। और जो खड़े ये जो पंक्तियां होती हैं हम इनको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां या ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोल देते हैं। ठीक है, तो जब तत्वों को मेंडलीव ने भी इसी तरह से परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया तो इन्होंने क्या पाया कि 2 तरह से जो है लाइनें बन गई है, तो या पंक्तियां बन गई है, स्तंभ बन गए हैं। तो जो आड़ी लाइनें थी उनको तो इन्होंने क्या नाम दे दिया? क्षैतिज स्तंभ नाम दे दिया। जबकि जो खड़ी लाइनें थी उनको क्या नाम दे दिया? वर्ग नाम दे दिया। खड़ी को क्या नाम दे दिया? वर्ग, और आड़ी को क्या नाम दे दिया? आवर्त नाम दे दिया। तो ये आपको याद रखना है कि आवर्त और वर्ग क्या होते हैं। और जो वर्ग होते हैं इन्हीं को हम समूहों के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगा कि एक जो वर्ग या आवर्त होगा, वो वर्ग या समूह होगा, उसके अंदर क्या होंगे? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, एक वर्ग में आने वाले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि आवर्त क्या काम आएगा? आवर्त में देखिए कोई भी रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो तत्व है, जब ये तत्व क्रमागत रूप से आगे बढ़ते हैं, जैसे ये आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, तो इनमें क्या होता है? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है या जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं या भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनमें एक विशेष क्रम में जो है परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन होता है लेकिन उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर क्रमागत रूप से बढ़ेगी, या प्रोटोनों की संख्या क्रमागत रूप से बढ़ेगी। और वैसे भी जो मेंडलीव था उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था, तो परमाणु भार क्या होगा? इनमें निरंतर इस क्रम में जब हम बढ़ेंगे तो क्या होता रहेगा? परमाणु भार एक निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा कि इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी थी, अपनी आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियां बनाई, जिनको हम वर्ग और आवर्त के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ग और आवर्त की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं। और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। तो सारणी में ऊर्ध्वाधर या खड़ी पंक्तियां क्या कहलाएंगी? वर्ग कहलाएंगी। आवर्त की बात करें तो सारणी में क्षैतिज या आड़ी पंक्तियां क्या कहलाती हैं? आवर्त
कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला पॉइंट हो जाएगा। अब इसी के साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि इनके आवर्त सारणी में जो है कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे। तो देखिए इनके आवर्त सारणी में क्या थे, देखने को तो कितने आवर्त थे, 8, वो वर्ग कितने थे, 8 थे, और आवर्त कितने थे, 6। ठीक है, ये थे। लेकिन यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो तत्व लिखे हुए हैं या जो किताब में जो वर्ग लिखे हुए हैं वो 8वें वर्ग तक ही तत्व लिखे हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या था, अपनी सारणी में एक और भी वर्ग बनाया था, लेकिन उस टाइम तक जो है निष्क्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी। तो इन्होंने बताया कि इन तत्वों के अलावा कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो किसी तत्व से सामान्य तौर पर अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिनको इन्होंने शून्य तत्व नाम दिया, या हम कहें कि शून्य समूह नाम दिया। तो उस शून्य समूह के लिए तत्व खोजे नहीं गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शून्य समूह के लिए सबसे लास्ट में एक वर्ग छोड़ा था, जो वर्तमान में 18वें वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है इनके कुल मिला के हम बात करें तो वर्ग कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, इस तरह से जो है समूह या जो कुल वर्ग हैं इनके सारणी में 9 हैं और देखने को आपको 8 ही मिलेंगे। हाँ, आवर्त में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आवर्त 6 ही है। ठीक है, तो ये आपके जो है आवर्त और वर्ग की संख्या हो गई। इनको हम अलग से जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो वर्ग कितने हो गए अपने पास, 8, और आवर्त कितने हो गए, 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो जो वर्ग होते हैं सारणी में, जो वर्ग हैं, वर्गों को ए व बी कॉमन लगा देते हैं, ए बी आदि उपवर्गों में भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपने क्या होगा, वर्गों को ए और बी उपवर्गों में भी बांटा गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि क्या है सारणी की। जब ये जो मेंडलीव आप सारणी आप किताब में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लेते हैं हम पहला वर्ग है। ठीक है, तो पहले वर्ग में कुछ तत्व हैं, इस तरह से तत्व बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग में क्या होगा, आपको ए और बी 2 स्तंभ देखने को मिलेंगे। किसी किसी में 3 भी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है किताब की लैंग्वेज के अनुसार चलते हैं। तो ए और बी हमको 2 उपवर्ग देखने को मिलते हैं। तो वर्ग क्या हो जाएगा, पहला, और उसके भी 2 उपवर्ग होंगे, ए और बी। तो इस तरह से जो है अगर हम टोटल वर्गों की बात करेंगे तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16। तो इनमें टोटल जो उपवर्ग या टोटल वर्गों की संख्या हम देखें तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है वर्ग और आवर्त की संख्या बताएंगे, तो आपको 8 और 6 ही बतानी है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि देखिए बात ऐसे है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ही आगे जाके जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनेगी, तो आप आधुनिक आवर्त सारणी को ध्यान से समझ सके, इसके लिए मैं जो है आपको ये चीज समझा रहा हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम क्या करेंगे, 8 ऐसे वर्ग बनाएंगे, तो उसके जब 2-2 वर्ग बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, वो टोटल जो है 16 हो जाएंगे। और हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें टोटल 18 वर्ग होते हैं। तो 18 वर्ग इन्हीं से ही बने हैं, बस उसमें कुछ सुधार किया गया है और उनको और ज्यादा व्यवस्थित किया गया ताकि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को और भी अधिक अच्छे तरीके से समझा सके। इस तरीके से जो है हमारे ये 2 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उपवर्गों में भी इनको बांटा गया है। हम और ज्यादा जो है इसको मिटा देते हैं ताकि आप समझ सकें। अब तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, सारणी में भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है। तो देखिए हमने जब म्यूलर-रस्टक का सिद्धांत देखा था तो उन्होंने क्या बताया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका क्या सिद्धांत अमान्य माना गया था, क्योंकि प्रकृति में और भी तत्व होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनका भी मानना ये था कि जितने मेरे टाइम तक तत्व हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा तत्व आगे खोजे जाएं, या फिर कुछ तत्व जो आगे खोजे जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या, जो भविष्य में खोजे जाने वाले जो तत्व हैं उनका पहले ही अनुमान लगा दिया था। इन्होंने कुछ रासायनिक गुणधर्म बीच में शेष रह रहे थे, तो उनके लिए इन्होंने अनुमान लगा लिया कि हो सकता है शायद फ्यूचर में यहाँ पर कोई तत्व खोजा जाए। तो इस
कि ये इन्होंने क्या कर दिया, अपनी आवर्त सारणी जो थी उसमें पहले से रिक्त स्थान छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया है, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, आदि करके जो है कुछ स्थान छोड़े हैं, जिसमें बाद में जो है क्रोमियम वगैरह जो है तत्व रखे गए हैं। तो इस तरह से जो है आप उदाहरण इसका लिख सकते हैं। किताब में ये जो लिखा हुआ है आप किताब की भी सहायता लीजिए, क्योंकि पूरा जो आपको अच्छी तरह से जो पूरी जो लैंग्वेज याद करनी है वो किताब के अनुसार याद करनी है, और साथ में जो एग्जाम्पल भी याद करने हैं वो किताब के अनुसार ही याद करने हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने का प्रयास किया गया। देखिए आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि साथ रखा गया है, लेकिन मैंने प्रयास क्यों लिखा है इसको बात समझिए। आवर्त सारणी में जो मैंने जो आवर्त सारणी बनाई है, इनकी आवर्त सारणी जो है यही विशेषता है इनकी, जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो आपको एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं, भले ही वो रासायनिक गुणधर्म हो या फिर भौतिक गुणधर्म हो। क्योंकि इन्होंने क्या है, तत्वों को जमाया ही इस प्रकार से, उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया ताकि जो समान गुणधर्म है वो एक स्थान पर आ सके। इन्होंने इसके लिए तत्वों के समान गुणधर्मों को एक साथ रखने के लिए यहां तक ये प्रयास भी किया है कि जो कुछ तत्व जिनके परमाणु भार कम है लेकिन उनके गुणधर्म अगले वाले वर्ग से मिल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जो समान गुणधर्म मतलब कहने का मतलब कम जो परमाणु भार वाले जो तत्व है उसको भी बाद में रखा है, और ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रखा है। जैसे आयोडीन जो है उसका परमाणु भार कम है, और जो टेलुरियम है उसका परमाणु भार अधिक है, लेकिन फिर भी जो आयोडीन है वो अगले वाले वर्ग से समानता रखता है। इस कारण से आयोडीन को बाद में रखा गया है और टेलुरियम को पहले रख दिया गया है, जबकि इसका परमाणु भार क्या है, ज्यादा है, और इसका परमाणु भार कम है। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये जो अपने परमाणु भार वाला जो नियम था उसको भी इन्होंने जो है थोड़ा विचलन दिखाया है। तो इस तरह से जो है इनके पॉइंट हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट काफी हैं, और बाकी पॉइंट आप किताब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे तो काफी रहेगा। ठीक है, और इसके बारे में जो ज्यादा ही डिटेल से जो है आपको सीनियर क्लासों में देखने को मिलेगा। अपने लिए 4 पॉइंट जो है काफी हैं। तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, जो सारणी है उसमें वर्ग और आवर्त बनाए गए हैं। वर्ग और आवर्त की आपने परिभाषा देख ली है। वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया है, जिनको ए और बी नाम दिए गए हैं। उसके बाद सारणी में भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी रिक्त स्थान भी छोड़ा गया है, ये भी इनकी आवर्त सारणी की एक बढ़िया विशेषता है। उसके बाद आवर्त सारणी में जो है समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उनको एक साथ रखा गया है। तो ये कुछ जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए, या मेंडलीव की आवर्त सारणी के 4 गुण या 3 गुण या 2 गुण लिखिए। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने जो है इतना प्रयास किया लेकिन फिर भी कुछ कमियां जो है इनकी रह गई है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। तो देखिए स्टूडेंट, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, तो इनकी देखिए एक कमी तो जो हमने पहले ही देख ली थी कि इन्होंने क्या है, कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इनका पहला पॉइंट हो जाएगा। कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने जो अपना नियम बनाया था वो क्या बनाया था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाएंगे, लेकिन कुछ तत्वों के समान गुणधर्म होने के कारण इन्होंने जो है अपना जो नियम था इसको विचलन दिखाया है। तो ये इनकी पहली कमी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। देखिए ये जो पॉइंट है वो एजीटी जैसे कैसे जो है बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझिए कि क्या है ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। देखिए जब हम इनकी आवर्त सारणी देखें या आधुनिक आवर्त सारणी देखें, आधुनिक आवर्त सारणी की कमी जो है अभी भी बरकरार है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो प्रथम वर्ग में रखा जाता है, या हम कहेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार प्रथम ए वर्ग में रखा जाता है, जो कि लिथियम सोडियम आदि तत्वों के साथ है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके कुछ गुणधर्म क्या होते हैं, इस वर्ग से मिल जाते हैं। जैसे मान लो कि ये धनायन बनाते हैं, +1 धनायन बनाते हैं, तो वैसे ये भी क्या बनाता है, प्लस या एक धनायन जो है बनाता है, +1 बनाता है। इसी के साथ ही हम बात करें तो जो क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन वाले जो समूह हैं ये उससे भी समानता प्रदर्शित करता है। कैसे, हाइड्रोजन +1 बनाता है, साथ में -1 भी बनाता है, और ये सारे जो तत्व है वो -1 बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। यहां पर देखा जाए तो लिथियम सोडियम पोटेशियम की हम बात करें अवस्था की, तो ये जो है इनकी अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। इनकी अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। जबकि जो हाइड्रोजन प्रकृति में पाया जाता है वो आप जानते हैं किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। जबकि यहां पर हम देखें तो क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन जो है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये गुण भी यहाँ पर समानता रख रहा है। तो देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन के विशिष्ट गुण हैं कि ये जो है सोडियम वाले समूह या लिथियम वाले समूह से भी समानता रखता है, और फ्लोरीन क्लोरीन वाले समूह से भी समानता रखता है। इस कारण से ये जो है हाइड्रोजन वो जो आवर्त सारणी है उसमें निश्चित स्थान नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, इनकी एक कमी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि इस कथन का क्या आशय है। तो देखिए अब इनका अगला पॉइंट, इन्होंने क्या है, समस्थानिकों को सारणी में स्थान नहीं दिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो हम ये देखते हैं कि समस्थानिक होते क्या हैं। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, इस शब्द को देखिए, सम का मतलब है यहाँ पर समान, और स्थान का मतलब है क्रमांक। स्थान का मतलब क्रमांक से ले रहे हैं, तो इनका जो क्रमांक है वो समान होता है। और क्रमांक कौन सा, परमाणु क्रमांक। इनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। इसके बारे में आपने किसमें, 9th क्लास में पढ़ा है। तो ऐसे तत्व जो कि क्या हो, परमाणु क्रमांक तो उनका क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए इन्होंने जो अपना नियम बनाया था वो किसका बनाया था, द्रव्यमान, या फिर हम कहें कि परमाणु भार का नियम इन्होंने बनाया था। तो ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनके परमाणु भार तो अलग अलग है। भार तो क्या है, इनके अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इनके क्या है, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जिनमें से इसका परमाणु जो द्रव्यमान है वो 1 होता है, इसका द्रव्यमान 2 होता है, इसका द्रव्यमान 3 होता है। तो इन्होंने जो है अपना नियम जब द्रव्यमान का ही बनाया था या भार का ही बनाया था, परमाणु भार का ही बनाया था नियम, तो उस हिसाब से तो ये जो तत्व है वो क्या होने चाहिए, आवर्त सारणी में आने चाहिए, क्योंकि इनके भी तो परमाणु भार अलग अलग है। पहले नंबर पे ये आना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, और तीसरे नंबर पे ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा आवर्त सारणी में नहीं किया गया। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी है कि इन्होंने क्या है, जो समस्थानिक तत्व है उनको अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें नहीं दिखाया है, जबकि दिखाया जाना चाहिए, और ये कमी जो है आधुनिक आवर्त सारणी में पूरी की गई है। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमने जो है देखा था कि यहाँ पर जो क्या किया था, इन्होंने कुछ तत्व, कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को क्या कर दिया था, आगे रख दिया था। वैसे ही इससे मिलती जुलती एक और कमी है, इन्होंने क्या किया है, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग व असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा है, एक साथ रखा है। ठीक है,
तो ये भी एक इनकी कमी है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा है और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या रखा है, एक साथ रखा है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, ये आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट पूरे हो चुके हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो मेरे को कमेंट करना है कि ऐसे कौन कौन से आधुनिक ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके गुणधर्म तो समान है लेकिन फिर भी उनको अलग अलग रखा गया है, ये आपको बुक में मिल जाएगी। और असमान गुणों वाले कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको एक साथ रखा गया है, तो आपको ये मेरे को कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। और इसी के साथ हमारी जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी की। कि आधुनिक आवर्त सारणी में इसी तरह की कुछ विशेषताएं होंगी और उसके बाद उसकी कुछ कमियां होंगी, फिर उसके बाद हम आवर्तिकता की बात करेंगे। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की और आवर्तिकता की, क्योंकि अगर मान लो कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी हम इसी वीडियो में समझा देंगे तो वीडियो जो है लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी को डिटेल से अगले वीडियो में समझेंगे, साथ में कुछ आवर्तिकता की भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि हम आधुनिक आवर्त सारणी समझेंगे और आपको अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी आ गई है तो आधुनिक आवर्त सारणी आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये कोर्स चेंज होकर एनसीईआरटी भी हो जाता है तो भी ये चैप्टर उसमें आएगा और मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी वहां भी मोस्ट रहेगी। इसके अतिरिक्त ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी आपको 11th और 12th क्लास में देखने को मिलती है, तो ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो इस वजह से इसको जो है आप ध्यानपूर्वक देखिए और साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए अतिरिक्त जो है वीडियो बना दी जाएगी। यदि आपको सभी वीडियो देखने में कोई समस्या आ रही हो तो उसकी भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो है चैनल के ऊपर ही जो है रिकॉर्ड करके एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लिस्ट वगैरह प्लेलिस्ट जो होती है वो और कंप्लीट वीडियो कैसे देखनी है उसके बारे में मैं बता दूंगा। इसी के साथ ही अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसके लिए भी मैं जो है वीडियो बना दूंगा कि आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, वहां पर हम नोट्स डालते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल के लिए भी जो है कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं चलाना आता है या आपके पास नहीं है तो उसको किस प्रकार से डाउनलोड करें, उसको किस प्रकार से चलाएं, हमारा चैनल किस प्रकार से उसमें सर्च करें और नोट्स को कैसे डाउनलोड करें, ये उसकी भी आप जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।